मीन्स ईरान का पूरा जो कह लीजिए पकड़ हॉर्मुज पे है और राष्ट्रपति ट्रंप एक तरह से बेबस से दिख रहे हैं। ये तो सब कोई देख ही रहा है कि ईरान ने मौलाना असलम पूरे तरीके से हॉर्मुज पर अपना अधिकार किया हुआ है, लेकिन ईरान भी तो ये सोच रहा होगा कि अब इस मुलाकात के बाद क्या मायने हमारे लिए। जी नमस्कार मीनाक्षी जी, मैं जी आपके नमस्ते। पैनल में मेरे तमाम बड़े भाइयों को आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। बहुत अच्छी बातें तमाम पैनलिस्ट ने की हैं। मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, और वो ये है मैडम कि इस वक्त इजराइल के को लेकर पूरे अमेरिका में एक भारी आक्रोश है, गुस्सा है, और अमेरिकन ये समझ रहे हैं, यानी वहाँ की जनता ये समझ रही है कि ये जो दुर्गत हुई है अमेरिका की, उसके पीछे ये इजराइल का हाथ है। यानी इजराइल ने अमेरिका को चढ़ाया बढ़ाया और अमेरिका को मिसगाइड किया, जिसकी वजह से अमेरिका को इस युद्ध में, इस जंग में कूदना पड़ा और उसकी सुप्रीमेसी चली गई। और ईरान जिसको वो कमज़ोर करना चाह रहे थे, वो हर रोज़ मजबूत होता गया। जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि पूरे जिसे कहा जाए हुर्मुज़ के ऊपर इस वक्त ईरान का मुकम्मल कब्ज़ा है। अमेरिका ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, ये शायद जो डैमेज कंट्रोल वाली बात है, ये उसका एक असर होगा कि दुनिया वालों को और ख़ास तौर से अमेरिकन को ये बताना चाहते हैं कि देखो हमारे अब वो ताल्लुकात इजराइल से नहीं रह गए जो पहले थे। उसकी वजह यह है कि हम सब बराबर कहते आ रहे हैं आपके चैनल पर कि मिड टर्म जो इलेक्शन है उसको उसकी फिक्र जो है डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा है इजराइल की दोस्ती और मोहब्बत के मुकाबले में। इसलिए ये जो कुछ भी खेल खेला जा रहा है, ये सब जो है इसलिए हो रहा है ताकि वहाँ की जनता को, अमेरिका की जनता को ये बताया जा सके कि हम इजराइल के वैसे दोस्त नहीं हैं जैसे कभी हुआ करते थे। और अब सबसे बड़ी बात जो है मीनाक्षी मैडम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इज्जत के साथ, आबरू के साथ जो है ईरान के कूचे से बाहर निकल सके, किसी तरीके और से। ये उसी का एक हिस्सा है। जी ठीक है कर्नल मलिक, ये एक तरफ मुस्लिम उम्मा को अमेरिका चाहता है कि वो अपनी तरफ मिला ले, एक तरफ ईरान चाहता है कि वो अपनी तरफ मिला ले, और इसीलिए जिहाद की बात भी कही गई इस दौरान। दूसरी तरफ वो तुर्की हो, सऊदी अरब हो, सबके साथ अपने आप को फिट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका चाहता क्या है कि मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम करवा दे वो? मीनाक्षी जी, ये अमेरिका करवाता रहा है, ये कोई नई बात है नहीं उसके लिए। ये उसका उठा के सीरिया का केस देख लीजिए, इराक का केस देख लीजिए, उसमें वो चाहता है कि वो लोकल जो कंट्रीज है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, और उनको इन्वॉल्व होने के बाद वो खुद बाहर हो जाए। एक एग्जाम्पल और बताता हूं, अफगानिस्तान में विड्रॉल से पहले उन्होंने भारत को कितना कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप अपनी फोर्स कीजिए। शांति सेना का नया नाम देकर उन्होंने कहा कि आप आइए यहाँ पर, आप जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्क है आप उनको कंटिन्यू कीजिए, उसके साथ अपनी फोर्स भेजिए। लेकिन भारत समझता था उसकी चाल को, लेकिन अल्टीमेटली वो भागना था और वो इसलिए भाग गए, लेकिन भारत को फंसा देते। यही बात वो करता है कि वहां पर जो लोकल, जो दूसरे वहां के स्थानीय दूसरे कंट्रीज है छोटे छोटे, उनको उलझा के वो निकल जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि 3 नवंबर की डेट वो है, 3 नवंबर की डेट से मीनाक्षी जी वो एक डिफीटेड फेज अमेरिका को नहीं दिखा सकते, मजबूरी है उनकी। और मजबूरी ये है कि उनको 2 साल में और भी डिसीजन लेने हैं, बहुत सारे क्रिटिकल, अमेरिका बहुत वृहद कंट्री है, और जब वो लेंगे तो उनकी अपनी पोजीशन को, उनको ग्राउंड को बनाए रखना है। तो क्या वो एक हारे हुए ट्रंप के रूप में जाएंगे 3 नवंबर को अपने देश के अंदर? नहीं जाएंगे। तो तब तक या तो इस चीज को वो, ये एक वेव चलती रहेगी, जैसे साइनसोइडल ग्राफ चलता है ना, कि कभी अटैक कभी शांति, कभी अटैक कभी शांति, या फिर वो हॉर्मुज पर ये चीज, ये टसल बनी रहेगी। और यहां से एक हारा हुआ ट्रंप मुझे नहीं दिखता है, वो इस चीज को उलझाए रखेंगे। और जैसे ये चल रहा है अभी भी, ऐसा आगे भी चलता रहेगा, अनलेस कोई कंक्रीट समझौता सामने आता है और उसके दोनों पक्ष बिल्कुल उस पर एग्री होते हैं। अनलाइक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डिजास्टर हमने देखा है। हमको तो पहले ही लग रहा था ये चीज, हालांकि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ग्राउंड ही नहीं लग रहे थे, और अमेरिका की तरफ से पूरा टिल्ट ईरान की तरफ होना ये शक पैदा कर रहा था कि ये इसमें चाल क्या है, और चाल थी, चाल सिद्ध हुई।
यही बात अभी भी है कि जो अभी इस मीटिंग के बाद जो भी आएगा, जो भी सामने आएगा, मेरे ख्याल से उसका फार रीचिंग इफेक्ट होएगा इस ऑपरेशन के फ्यूचर के ऊपर। और रही बात यह है कि अमेरिका क्या, देखिए आज अमेरिका के पास दोस्त नहीं है, तो इजराइल को नहीं खोएगा वो। हमें लगता है कि वो इजराइल को डांट रहा है, ये कर रहा है, जो कर रहा है, लेकिन ये काम उसने पहले भी किया है। बात मानिए, अमेरिका की मजबूरी, इजराइल है एक प्लेग्राउंड है, एक स्ट्रेटेजिकल प्लेग्राउंड उसके लिए है, वो नहीं छोड़ेगा उसको। अच्छा, रही कहीं बात ऐसा ये कि अभी जी 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 प्लीज सर। नहीं छोड़ेगा, हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। छोड़ सकता, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूं अफोर्ड नहीं तो कर अब सकता क्या है, इजराइल को इजराइल को अमेरिका। मनाने के लिए ग्रुप कैप्टन देवनाथ ये कुछ कंपनसेट करेंगे कि ठीक है हम वहां F-35 दे रहे हैं, आपको भी बहुत सारे हथियारों की आवश्यकता है तो हम आपके युद्ध के लिए और मदद कर देते हैं, कंपनसेट तो नहीं कर देंगे इस बहाने? मीनाक्षी जी, अमेरिका का रुख बहुत क्लियर है। वो चाहता है कि अर्दोगान जो हैं वो ईरान पर कोई इस तरह का दबाव ना डालें जिससे कि यह युद्ध और ज्यादा अमेरिका के लिए विपरीत दिशा में चला जाए। इसी तरह से अमेरिका ये F-35 देकर अर्दोगान को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वह इजराइल के ऊपर और कोई कार्रवाई ना करे। जब से हमास और इजराइल का युद्ध चालू हुआ है तब से अर्दोगान ने कुछ छोटी छोटी कार्रवाइयां की हैं इजराइल के खिलाफ, जैसे कुछ ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए हैं, कुछ आर्थिक मुद्दे भी हैं जहां पे अर्दोगान ने इजराइल को दबाने की कोशिश की है। इजराइल की जो शिप्स हैं उनको तुर्की के बंदरगाहों में पनाह या बर्दिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो F-35 देकर वह डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को रिझा रहे हैं कि और ज्यादा इजराइल को परेशान मत करो, ये लो F-35 और खेलते रहो। अब मैंने इस शब्द खेलते रहो का जानबूझ कर इस्तेमाल किया है। देखिए, F-35 ऐसा विमान है जिसका इस्तेमाल तुर्की किसके खिलाफ करेगा? नेटो के युद्ध में करेगा, रूस के खिलाफ करेगा, अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी वाइज F-35 एक ऐसा अद्भुत विमान है कि अगर गलती से एर्दोगान ने F-35 का इस्तेमाल इजराइल के साथ ऊपर करने की कोशिश की तो वो अमेरिका जो है वो अपनी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है F-35 को वो देना बंद कर देगा। एक मोटा एग्जांपल बताता हूं। F-35 जो है पूरी तरह से अमेरिकन जीपीएस सॉफ्टवेयर पर काम करता है। वो टेक ऑफ के बाद किस दिशा में जाएगा, टारगेट किस दिशा में है, जीपीएस बताता है। टारगेट के पास पहुंचने के बाद कौन सा मिसाइल, कौन सा बॉम्ब दागना है, वो जीपीएस बताता है। वो मिसाइल जो लॉन्च करता है F-35 या लेजर गाइडेड या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब जो है कहां इंपैक्ट करेगा, कौन बताता है उसको? जीपीएस। अब ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के सारे सैटेलाइट अमेरिका के कंट्रोल में है। तो तुर्की को भी उनके एयरफोर्स के अधिकारियों को मालूम है कि ऐसे भी F-35 का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल के ऊपर इस्तेमाल करेगा तो F-35 तुर्की के जो F-35 है उनकी मिलिट्री जीपीएस सिग्नल को अमेरिका कैंसिल कर देगा, भ्रमित कर देगा। जी ठीक है, अब इसके बाद आखिरकार आगे क्या होगा डॉक्टर अजताब जी? एक मुलाकात और उसके बाद दुनिया में कुछ और बदलाव? जी देखिए, बहुत चीजें बदल रही हैं और तेजी से बदल रही हैं। तुर्की को क्यों चाहिए F-35? तुर्की तो ऑलरेडी नेटो का मेंबर है। दूसरी तरफ वो इस्लामिक नेटो में पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक इस्लामिक नेटो की बात कर रहा है, तो उसको इस्लामिक उम्मा का लीडर बनना है। कितने लीडर होंगे? एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ पाकिस्तान, फिर तुर्की, तो सऊदी अलग है, तो ये और पेच को बढ़ाएगा। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही ट्रांजैक्शनल है, व्यापारी है, वो अपनी कमाई देख रहे हैं। अमेरिका को डॉलर मिलेंगे इसलिए वो बेचना चाहते हैं, लेकिन इस बेचने से जो वो उनकी प्रॉब्लम अमेरिका में और खास करके राष्ट्रपति ट्रंप के साथ है कि वो कमाई ज्यादा देखते हैं, लेकिन किसकी ठुकाई होगी या अमेरिका का कितना उसकी बेइज्जती हो रही है, इस पे उनका ध्यान कम है। लॉन्ग टर्म में देखिए, तुर्की एक अमेरिका के लिए भी नासूर बन सकता है, और इस तरह के जो ट्रांजैक्शनल वो रिलेशन है, ये इस्लामिक देशों के लिए तो खतरा होगा ही होगा, ईरान के लिए और खास करके इजराइल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक रूप से, हालांकि इजराइल को मानता है तुर्की 1949 से ही,
लेकिन दोनों के 36 के आंकड़े और बढ़ेंगे और इजराइल किसी भी कीमत को इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को नकार नहीं सकते। इजराइल उनका एक्सटेंशन कह लीजिए मिडिल ईस्ट में, उनकी ताकत इजराइल है। इजराइल के बिना अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी वजूद और अपनी जो ताकत कहते हैं वो नहीं उस तरह से कायम कर सकता, बिल्कुल, इसलिए उनको बैलेंस करने की जरूरत है। लेकिन मौलाना असलम धुकधुकी तो ईरान को भी लगी होगी ना कि फिर से दो ऐसे देश मुलाकात करने वाले हैं जो आपके लिए दुश्मन है। अनम्यूट करिएगा जी। आपने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी मैडम कि इस वक्त मैं ईरान के चैनल्स को देख रहा हूं कंटिन्यू, तो वहां पर इसको लेकर आपस में बात हो रही है। तो जो ज्यादातर जो पैनलिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि इससे कोई ख़ास रिजल्ट निकलने वाला नहीं है और ये बात ईरानियों को भी मालूम है कि इस वक्त इजराइल खुद ईरान से काफ़ी डरा हुआ है। आपने देखा कि लास्ट जंग जो हुई है उसमें इजराइल काफ़ी खामोश था, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन हमने जंग में ईरान के अगेंस्ट नहीं देखा। हाँ, उसने हमास के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर यकीनन हमला किया है, लेकिन ईरान के मामले में वो खामोश नज़र आया है, जो इस बात की दलील है कि इस वक्त ईरान का पलड़ा जो है इजराइल के मुकाबले में थोड़ा सा मुझे भारी लग रहा है और उसका फ़ायदा ईरान उठाएगा। और यही वजह है कि ये जो मुलाकात हो रही है इससे शायद ये लोग अपना मनोबल को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जो है वो जो पूरी दुनिया में जगहसाई हुई है और इनका जो नाम ख़राब हुआ है, जो सुप्रीमेसी इनकी ख़त्म हुई है, उसको बरकरार रखें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो आप इंशाअल्लाह तो 3 दिन में खुद देखिएगा कि ये जब इनके जाने के वापसी के बाद कोई रिजल्ट आपको इस मीटिंग का नज़र नहीं आएगा। ये बात ईरान में भी कही जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।